दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। सत्ता का गुरूर कैसे टूटता है और सत्ता का गुरूर तोड़ने की प्रक्रिया में जनता अपनी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार से करती है, जरा इस पूरे केस को एक केस स्टडी के तौर पर देखना हो तो दिल्ली में जो मंजर पिछले 48 घंटों से आप देख रहे हैं, उस मंजर को 4 जून की परिस्थितियों में दिल्ली के दायरे से बाहर निकलकर जरा हिंदुस्तान के दायरे में देखने की कोशिश कीजिए तो सारी परिस्थितियां साफ हो जाती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का प्रभाव दिल्ली में हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का प्रभाव और सरकार पंजाब में भी हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए चुनावी वर्ष में एक नासूर के रूप में बन चुकी है और इन्हीं परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन के अन्य हालात ये बना दिए हैं कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य से गुजरात से 2 भाजपा के उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। जरा सोचिए, कहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और कहां हालात ये है कि अपने घर में कैंडिडेट चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल ये सब सत्ता के उस गुरूर का नतीजा है, जिस गुरूर में इस सत्ता ने न तो पार्टी को समझा, न ही संगठन को समझा, न ही जनता को समझने की मशक्कत की और न ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों को समझने पर पूरी समझदारी दिखाई गई। दरअसल सत्ता जब कॉरपोरेट के साथ अपने संबंधों को सर्वोपरि मानने लगे, चाहे दुनिया में किसी भी देश की सत्ता हो, सत्ता जब किसी भी परिस्थिति में जनता को 5 किलो राशन पर जिंदा रहने वाले एक जीव में तब्दील करने की मनसा पालकर बैठ जाए तो वही 5 किलो राशन के बूते लोकशाही की बुनियाद को अपनी कसौटी पर कसने की कवायद करने वाली जनता इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी सत्ता परिवर्तन की बुनियाद लिखती हुई नजर आती है। सवाल अरविंद केजरीवाल का है कि आखिर ईडी के सहारे कौन सा खेल खेला जा रहा है। आखिर ईडी के सहारे वो कौन सा खेल खेला जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां तक को कहना पड़ता है कि इस देश में पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मिसयूज से पूरा का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा और इस मिसयूज से व्यवस्था के प्रति सम्मान घट जाएगा। यह आम जनता पहले से मानती रही है, लेकिन क्या मिसयूज हो नहीं रहा? वरना एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में चंदा देता है और उसकी गवाही पर उसके बयानात को दर्ज करने के बाद एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद की परिस्थितियों को देखिए तो मामला जिस बेंच में सुनने के लिए जाता है उस बेंच में जमानत के लिए वकील अर्जी लगाने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उस बेंच का रवैया है, उस बेंच में जो चीजें पहले हुई है, चाहे वो हेमंत सोरेन के मामले में और चाहे वो के कविता के मामले में, वही अरविंद केजरीवाल के साथ होता। लेकिन क्या जनता की अदालत में यही स्थिति है? जनता की अदालत में जो स्थितियों को देखना हो तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और पंजाब तक, देश के अलग अलग हिस्सों में, यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात की परिस्थितियों को देखें तो कहां एक भड़ूच सीट लोगों को फंसी हुई दिख रही थी कि चैतर बसावा वहां भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं और चैतर बसावा आदिवासी आकांक्षा के प्रतीक के रूप में न सिर्फ आम आदमी पार्टी में बल्कि पूरे गुजरात में इंडिया गठबंधन के लिए एक एसेट के रूप में, एक राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं। तो जरा उस इस्तेमाल से आगे बढ़कर देखिए कि साबरकांठा के बीजेपी के प्रत्याशी ने कैंडिडेचर क्यों विड्रॉ किया, अपना नामांकन क्यों वापस लिया, टिकट क्यों लौटाया। नामांकन वापस लेने से मेरा तात्पर्य टिकट लौटाने से है। नरेंद्र मोदी का जलवा अगर इस देश में इतना आज की तारीख में होता तो टिकट लौटाने की नौबत नहीं आती, लेकिन ये नौबत आई क्यों? जरा गुजरात के मूंगफली के किसानों से पूछिए कि दुर्दशा क्या है। जरा उस गुजरात मॉडल के अंतर्गत कपास के किसानों से जाकर कोई पूछे कि दुर्दशा क्या है और जरा गुजरात के सूरत के हीरा व्यापारियों से भी कोई पूछे कि 2014 के पहले और यूं कहे कि 2001 के पहले जो हालात थे, जिस हालात में
सूरत इस देश में व्यावसायिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र पहले भी था और अब भी अपने आप को उस पोजीशन में बनाए रखने की मशक्कत कर रहा है। तो जरा उस मशक्कत के लिए कौन सी रणनीति जिम्मेदार है, कौन सा टैक्स, कौन सी जीएसटी गुजरात की अर्थव्यवस्था को और गुजरात के व्यवसायियों पर कहर बनकर टूटती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उस जीएसटी का हिसाब आगामी चुनाव में वोट के माध्यम से अब करने की तैयारी है, सिर्फ गुजरात में ही नहीं। हालात तो यह है कि बिहार जैसे राज्य में जहां नीतीश कुमार के बूते चिराग पासवान को साथ लेकर नीतीश कुमार का चेहरा लगाकर 40 में 39 के प्रयोग को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पहले आप समीकरणों को साध कर टिकट देने की कवायद में उलझी हुई दिखाई देती है। आज तक एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अनाउंस नहीं किए। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है, योगी आदित्यनाथ के इलाके की कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है और हालात तो यह है कि जिस बनारस की सीट से नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने तीसरी बार उतरेंगे, उस बनारस के इर्द गिर्द की सीटों पर भी जरा देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट का अब तक औपचारिक ऐलान हुआ है। ऐलान करने के पीछे और ऐलान नहीं करने के पीछे, दोनों के पीछे रणनीति कम मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन इस मजबूरी के बीच यदि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर तैयार हो जाए, इन चुनौतियों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी भूमिका को दक्षिण भारत से आगे निकलकर उत्तर भारत में दलित चेतना के एक नए प्रतीक पुरुष के तौर पर और देश के संभवतः अगले प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन के दावेदार के तौर पर, अघोषित दावेदार के तौर पर ही सही, सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की कवायद में उतर जाए, तो इन परिस्थितियों में अग्निवीर की योजना से प्रभावित नौजवान हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे और पूरे चुनाव का नियंत्रण अपने हाथ में रखने वाले सरकारी कर्मचारी हो, एमएसपी गारंटी की मांग करने वाले किसान हो, 30 लाख सरकारी नौकरियों की राहुल गांधी की गारंटी से आह्लादित नौजवानों का पूरा जत्था हो और इन सब से आगे बढ़कर तमाम डिग्री डिप्लोमाधारी बेरोजगार लोगों के लिए राहुल गांधी के द्वारा 25 साल की उम्र तक सालाना 1 लाख रुपए देने की बात हो। इन सारी बातों के पीछे चुनाव यदि नए सिरे से पुनर्परिभाषित होते नजर आए, चुनावी हिंदुत्व की धारणा एक नए लाभार्थी चेतना में बदलते हुए नजर आए और इन धारणाओं के बीच इस देश का चुनाव हिंदुत्व पर नहीं, इस देश का चुनाव राम मंदिर के आश्रय नहीं, इस देश का चुनाव 56 इंच की छाती के बूते नहीं, इस देश का चुनाव इस बात पर निर्भर हो जाए, इस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे कि साहब बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, राजस्थान में 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। दूसरे राज्यों के लोगों में क्या कांटे लगे हैं क्या? ये सारी परिस्थितियां जब जनता के बीच आकर खड़ी हो जाए और उन परिस्थितियों के बीच में जिन अरविंद केजरीवाल को डराने की कवायद हो, वो अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए चुनावी दौर में सहानुभूति के एक नए प्रतीक के रूप में सामने आ जाए, इमोशनल अपील का दायरा दिल्ली और पंजाब के दायरे को भेदते हुए उन राज्यों में पहुंच जाए जहां आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ गिनती भर कार्यकर्ता हो, लेकिन माहौल बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनता हुआ नजर आए, तो फिर लोकसभा चुनाव की कल्पना आप सहज ही कर सकते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी? 7 चरणों में 7 फेज में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच चुनाव होना है और 4 जून को इसका नतीजा आना है। जो वोटिंग मशीन में दर्ज होगा वो वोटिंग मशीन से निकलकर आपके सामने 4 जून को आएगा, लेकिन जो चुनावी मशीन में दर्ज होगा, जो समीकरणों की मशीन में दर्ज होगा, जो आम जनता के मुद्दों की मशीन में दर्ज होगा, उस दर्ज करने की बुनियाद, उसकी पटकथा को इंडिया गठबंधन ने जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लिखने की कोशिश की, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे कर दलित चेतना के नाम से लिखने की कोशिश की, गारंटी की बात कर राहुल गांधी ने लाभार्थी चेतना के नए स्वरूप को विकसित करने की कोशिश की, और इन सब के बीच जिस सहानुभूति वाली चेतना का अभाव दिख रहा था, उसकी रही सही कसर
नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन काम कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ पूरी कर दी है। एक सहानुभूति चेतना चल रही थी, वो झारखंड से निकली थी। हेमंत सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी से निकली थी। और उस गिरफ्तारी के बाद की परिस्थितियों ने जिस प्रकार से ट्राइबल कॉन्शसनेस को, इस देश की आदिवासी चेतना को जिस नए रूप में परिभाषित करके सामने लाने की कोशिश की, जरा झारखंड के पड़ोस की राजनीतिक परिस्थितियों पर आप नजर डालेंगे तो साफ जाहिर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग बन चुकी बातचीत से कल्पना सोरेन जिस राज्य से आती है, हेमंत सोरेन की पत्नी, और जिस प्रकार से उड़ीसा के ट्राइबल बेल्ट में रिएक्शन हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से बीजू जनता दल को, उस रिएक्शन से बचने के लिए बीजू जनता दल ने जिस प्रकार से बीजेपी के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 50 खोखे एकदम ओके के कथित नैरेटिव के साथ सिर्फ महाराष्ट्र में ही विलेन की भूमिका में नहीं जा रही है, वो देश के कई दूसरे राज्यों में इस स्थिति में जाती हुई दिख रही है कि बीजेपी को छूने से चुनाव गड़बड़ हो सकता है। चुनाव की मशीन 4 जून को फैसले को उसके उम्मीदों के अनुरूप नहीं दे सकती है, लेकिन उम्मीदों के अनुरूप फैसले देने की कोशिश में जरा इस बात पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे मकसद क्या था। क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी से मन नहीं भर रहा था? ईडी के बयानों पर अगर गौर करें तो आप सबको लगेगा कि ये ईडी है या फुटबॉल है, ये ईडी है या रोज रोज नेताओं की तरह बयान बदलती है। अरविंद केजरीवाल के पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, तब ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया किंग पिन है। संजय सिंह को गिरफ्तार किया, संजय सिंह किंग पिन है। और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। ईडी वालों, पहले यह तो तय कर लो कि किंग पिन कौन है, और मौजूदा दौर में किंगपिन कौन है आप तय नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस देश की जनता जो करीब करीब ये तय करती दिख रही है कि पिंजड़ा बंद तोते का नया अवतार कौन है, तो उस परिस्थिति में साख को बट्टा भले ही ईडी को लग रहा हो, लेकिन सत्ता को वोट का बट्टा जो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, उस वोट के बट्टे को आज की तारीख में हम कहें तो तिनका तिनका कर चुनावी हिंदुत्व को जोड़ने की कवायद में बमुश्किल 39% वोटों तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी बेहद डरी हुई चुनावी परिस्थितियों में खुद को पाती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से लगभग सील करने जैसी प्रक्रिया में लाकर खड़ा करने का मतलब क्या है? क्या यही लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या इस देश का चुनाव आयोग खुद को गोदी चुनाव आयोग बना चुका है? कि किसी पार्टी का दफ्तर सील कर लिया जा रहा है, चुनाव के समय किसी पार्टी के सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और फिर चुनाव आयोग कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेरो शायरी करने से क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाती है? लेवल प्लेइंग फील्ड यानी समानता का अवसर चुनाव के वक्त यदि चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं है, तो इस देश की जनता का अलग अलग तबका देने के लिए तैयार दिखता है। आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के पीछे का मकसद दरअसल साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में नेता को गिरफ्तार करो, विधायकों के बीच हिमाचल प्रदेश की तरह हलचल मचाने की कोशिश करो, और उसके बाद दिल्ली में किसी कथित ऑपरेशन लोटस की बुनियाद तैयार कर अरविंद केजरीवाल की सत्ता और आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज कर वहां की सत्ता को गिराकर अपनी सत्ता कायम करो। पंजाब की यूनिट को आम आदमी पार्टी से अलग करने की कवायद करो, लेकिन पंजाब की यूनिट अरविंद केजरीवाल के पीछे दिल्ली की यूनिट की तरह ही चट्टान की तरह खड़ी है। अनिल मसीह का मुद्दा जब चंडीगढ़ में नहीं चला, अनिल मसीह के रूप में लोकतंत्र का जो लुटेरा चंडीगढ़ में लोकतंत्र को नहीं लूट पाया, तो क्या इस देश में ईडी के सहारे लोकतंत्र को लूटने की प्रक्रिया को जनता देखती रहेगी? निश्चित तौर पर नहीं देखेगी, और तब नहीं देखेगी जब इस देश की तकरीबन 80% पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आबादी जाति जनगणना की मांग कर रही है, और जाति जनगणना की मांग से भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। सामान्य जनगणना तो करा नहीं पाई जो 2021 में होनी थी, फिर जाति जनगणना कहां से करा देगी? आज की तारीख में परिस्थितियां बीजेपी के लिए दिन प्रतिदिन प्रतिकूल होती जा रही है, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है
कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां चाहे चुनावी रूप से प्रतिकूल हो, क्या इंडिया गठबंधन उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में भुना पाने के लायक हालात को पैदा कर पाया है? और क्या इंडिया गठबंधन के अंदर हालात पैदा होने की स्थिति यदि बन रही है तो क्या इंडिया गठबंधन उसका पूरा फायदा उठा पाएगा? ये सवालों के घेरे में जरूर है, संदेह के बादल इस मुद्दे पर जरूर है। लेकिन याद रखिए, जब जनता खड़ी हो जाती है तो कैंडिडेट मजबूत है या कमजोर है कोई मायने नहीं रखते। हालात गुजरात के अंदर जब टिकट छोड़कर भागने की है, भाजपा के टिकट को छोड़कर भागने के हालात जब गुजरात के अंदर बन गए हैं, तो मत भूलिए कि उस गुजरात मॉडल की पोल इस देश की जनता के सामने जो कब का खुल चुका था, दरअसल उस गुजरात मॉडल के राजनीतिक संस्करण यानी भारतीय जनता पार्टी के एब्सोल्यूट कंट्रोल 26 की 26 सीटें जीतने के हालात की पोल भी आज दो कैंडिडेट के द्वारा टिकट लौटाए जाने, चुनाव से अपनी दावेदारी को वापस ले लेने के फैसले के साथ पूरे देश के सामने आ गया है। टिकट लौटाने का कितना बड़ा असर होता है आप सोच सकते हैं, और ये कि नीतीश कुमार किन परिस्थितियों में बिहार में बुरी हारे थे 2014 का लोकसभा चुनाव। किशनगंज के उनके उम्मीदवार ने मैदान छोड़ देने का फैसला किया था और यह चुनाव के पहले हुआ था। किशनगंज के उम्मीदवार ने नीतीश कुमार की जेडीयू के मैदान क्या छोड़ा, पूरे बिहार में मैसेज चला गया कि जनता दल यूनाइटेड इस लोकसभा चुनाव में मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट पर बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही है। नतीजा यह हुआ कि बिहार में 40 में से 31 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। केवल 2 सीटें मिली थी, पूर्णिया और नालंदा। आज एक कैंडिडेट ने 2014 में यदि मैदान छोड़ा बिहार में तो दुर्दशा हो गई थी नीतीश कुमार की पार्टी की। वहीं 2 कैंडिडेट गुजरात में मैदान छोड़कर भाग रहा है तो उस दुर्दशा का अंदाजा लगा सकते हैं। एक दुर्दशा दिल्ली में पहले से दिखाई दे रही है। दुर्दशा ऐसी कि हर्षवर्धन पीछे हट गए। हर्षवर्धन ने राजनीति छोड़ने के संकेत दे दिए। जयंत सिन्हा क्लाइमेट पर काम करने चले गए। दरअसल क्लाइमेट पर काम नहीं, पॉलिटिकल क्लाइमेट को पहचान कर इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात बनाए, उस हालात में बने हुए पॉलिटिकल क्लाइमेट के बीच भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं आज की तारीख में आप बात करें तो कितनी सीटों पर रुकेगी। सीटों की पक्की संख्या 4 जून के पहले कोई नहीं बता सकता, लेकिन बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी यदि 90-100 सीटों भी दूर रह जाए, 90-100 सीटों की दूरी पर भी रह जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कितने पर रुकेगी वो देश की जनता जाने। लेकिन आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कवायद, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कवायद की तरह जो कोशिश की जा रही है उस रूप में सामने नहीं आएगी। शिवसेना और एनसीपी मॉडल नहीं चलेगा। यहां कोई एकनाथ शिंदे या अजीत पवार ढूंढने की कवायद पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन कोशिश करने वाले बाज नहीं आते। हार हो या जीत हो, जब सत्ता ईडी के सहारे विपक्ष को तोड़ने की कवायद करे तो ईडी वोट को तोड़ने की बुनियाद भी कई बार बना देती है। और वोट टूटा है 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से। वोट टूटा है बीजेपी का 10 साल के कार्यकलाप पर चर्चा करने की बजाय 10 साल के सरकार की कथित उपलब्धियों या फेलियर पर चर्चा करने की बजाय राम मंदिर पर चर्चा करने से, 104 गालियों की गिनती गिनाने से आज देश के वोटर को कम से कम यह जरूर पता चल रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के इस आलम में किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा न कर पाने की परिस्थितियों में कौन सी नौबत आ गई कि 104वीं गाली, 104वीं गाली का जिक्र करना पड़ रहा है। और वो गाली किसने दी यह भी बताना पड़ रहा है। सत्ता जब आलोचना को गाली समझने लगे तो जनता वोट को लेकर के आलोचना के सीमाओं को पार करती हुई बैलेट के माध्यम से, हालांकि बैलेट अब नहीं है, अब मशीन के माध्यम से होता है, तो उस मशीन के माध्यम से सत्ता को पलटने की तैयारी करती है। कितना पलट पाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को अब टिप्पणियों से, सेमिनारों में कही गई बातों से आगे बढ़कर फैसला लेना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जब कहते हैं कि लोअर कोर्ट के जज जमानत देने से डरते हैं, घबराते हैं, ये बात उस सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है जिसके मास्टर ऑफ रोस्टर के तौर पर
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब मौजूद हैं। उनके साथ ही जज भी जमानत देने से घबराते हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में जमानत नहीं मिली। एक बार आत्मविश्लेषण का वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, इस देश में चुनाव आयोग से लेकर सीएजी और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के सामने भी है कि आखिर पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं हो सकती। यह सवाल आज की तारीख में इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के सामने जब ऐसे रूप में खड़ा हो जाए कि जनता संविधान बचाने की बात करने लगे, दलित और आदिवासी तबके के बीच ये बात चली जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की कवायद हो रही है, तो इंतजार कीजिए, सीबीआई ईडी भूल जाइए। उस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि कैंडिडेट कैसे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मैदान छोड़कर भागता हुआ कैंडिडेट सत्ता के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग रहा है, तो यह सत्ता के द्वारा मैदान छोड़कर भागने का एक सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन सत्ता और सत्ता की चुनावी मशीन, उस मशीन के सहारे चुनाव जीतने की कवायद में जब जनता की चुनावी मशीन सामने आ जाती है, फिर किसी मशीन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो सहानुभूति लहर पैदा हुई है, इस देश में साफ साफ लोगों को दिखना शुरू हुआ है कि सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष के साथ ज्यादती कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उस कार्रवाई के दौर में विपक्ष को भी अपनी सांगठनिक क्षमता, उम्मीदवारों के चयन पर ध्यान देना होगा, वरना कई बार क्रिकेट मैच की तरह हाथ में आई हुई जीत फिसल जाती है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा उस पर नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।